क्लियर है कि शेर सिंह राणा ने फूलन देवी को नहीं मारा। कि हत्या से तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन मैं उस दिन वहाँ मौजूद था। 17 फरवरी 2004 को बिहार से संजय गुप्ता के नाम से मैंने एक पासपोर्ट मेरा बना था। सफलता नहीं मिली और ISI के चक्रव्यूह में फंसने लगा। मैंने कहा भाई आप तो बम फोड़वाते हो। कहने लगे नहीं सबसे बम नहीं फोड़वाते। बात रस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो कई मायनों में बहुत खास है और उनकी खासियत के बारे में आपको हम बताएंगे नहीं, बल्कि जो बातचीत करेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा। हमारे साथ शेर सिंह राणा जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका बात रस में। बहुत बहुत धन्यवाद आप। हम लोग शुरुआत यहाँ से करना चाहते हैं कि आपने 1 करोड़ का इनाम रखा है। 1 करोड़ का इनाम रखा है। ये जितने भी दर्शक हैं उन सब के लिए और हिंदुस्तान की पूरी जनता के लिए दावे के साथ आपने एक इनाम रखा हुआ है। वो 1 करोड़ का इनाम किस चीज पर है सर? देखिए, करीब 41-42 सालों से एक मीडिया में दंत कथाओं में एक बात चलती है कि फूलन जो कि डकैत कम सांसद बनी, तो उन्होंने भेमई में, जो कि एक बहुत बड़ा कांड के नाम से जाना जाता है, भेमई कांड, तो भेमई में ठाकुरों को लाइन में लगा के उनको मार दिया और अपने ऊपर हुए बलात्कार का, अत्याचार का बदला लिया। तो मैंने 1 करोड़ रुपए का इनाम इस बात पर घोषित किया कि अगर कोई ये साबित कर दे कि वो जो 20 लोग उस दिन जिनकी मृत्यु हुई है भेमई कांड में, वो सब के सब ठाकुर थे, तो मैं 1 करोड़ दूंगा। क्योंकि मैंने बाकायदा नाम वहां पे बताए हुए हैं। आपके माध्यम से भी मैं दर्शकों को बता दूं कि मरने वालों में राम अवतार कठेरिया था, जो कि दलित समाज से था। मरने वालों में तुलसीराम मौर्य थे, जो कि पिछड़े समाज से हैं। मरने वालों में नजीर खान थे, जो कि अल्पसंख्यक समाज के हैं, मुस्लिम हैं, और ठाकुर थे। तो ये कहना कि सिर्फ ठाकुरों को लाइन में लगा के मारा, ये एकदम गलत है। तो उसमें दलित, पिछड़े, मुस्लिम, ठाकुर सभी लोग थे मरने वाले। दूसरी बात, ये कहना कि वो लोग डाकू थे या उनका जीवन में किसी भी प्रकार से फूलन को प्रताड़ित करने का किसी भी तरीके से कोई दोष था, ये भी बिल्कुल गलत है। वो लोग गांव के साधारण लोग थे, किसान लोग थे या मजदूर लोग थे, और सिर्फ अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपना भय कायम करने के लिए, अपने जो गैंग था फूलन का, जो नया नया बना था, उसका भय कायम करने के लिए बेगुनाह लोगों को भेमई कांड में मारा गया। तो ये दोनों चीजें, जबकि इसके विपरीत मीडिया के द्वारा हमेशा दिखाया जाता है, जो बड़ा दुर्भाग्य है। तो सत्य सामने आना चाहिए। अभी पीछे कुछ ही दिनों पहले जो पूर्व DGP ब्रिजलाल जी हैं और जो कि SC/ST आयोग के भी अध्यक्ष रहे हैं, जो कि अभी मौजूदा सांसद भी हैं, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है। क्योंकि वो उस दौरान जो है वहां पर एडिशनल SP के रूप में तैनात थे, तो वो जांच का भी हिस्सा रहे हैं। तो उन्होंने भी यही बात दोहराई है कि मरने वालों में सभी जाति वर्ग के लोग थे और वो लोग डाकू नहीं थे। उनका फूलन के जीवन से कोई मतलब भी नहीं था। फूलन के साथ अगर कुछ गलत हुआ तो वो गैंग ने किया, वो जो डकैत गैंग थे, जो उसके एंटी डाकू थे, उन लोगों ने किया। तो फूलन अगर उन डाकुओं को मारती, श्री राम लाला राम को मारती, उनके गैंग के लोगों को मारती, तो मुझे लगता है कि फूलन हम सबकी आइडल होती। क्योंकि अपने ऊपर अत्याचार जिसने किया, अगर आप के साथ तो शेर सिंह या राजपूत कम्युनिटी या कोई भी देश में इतना गिरा हुआ नहीं है कि किसी महिला के करे कोई और उसकी फेवर में बात करे। तो ऐसा तो कोई संभव नहीं है। लेकिन फूलन ने उनको तो कभी कोई नुकसान ही नहीं किया, श्री राम लाला राम को या उनके गैंग के लोगों को। तो उनकी आड़ में जो है बेगुनाह लोगों को मार दिया, तो ये गलत है। और ये कहा जाता है भाई फूलन के साथ बहुत अत्याचार हुआ, तो जिसने अत्याचार किया आप उससे बदला लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि भाई किसी मान लीजिए गांव के किसी एक व्यक्ति ने कुछ किया तो आप पूरे गांव में आग लगा दें, या एक बिल्डिंग है शहर में
5 मंजिल की, उसमें जो है मान लीजिए 50 परिवार रहते हैं, उसमें से एक परिवार जो है कोई दूसरे कॉलोनी में जाके किसी लड़की के साथ बदतमीजी करके आ जाए, तो और कॉलोनी को जो है आपके घर वाले आए उसके पूरी कॉलोनी में आग लगा दें या बिल्डिंग में आग लगा दें, तो ये तो गलत है ना। ठीक बात है। तो इसलिए जो है वो चीज मैं ठीक नहीं मानता, और यही बात है 1 करोड़ के इनाम की। 25 जुलाई से जो ऑब्वियसली फूलन देवी जी की बात चली है, तो 25 जुलाई 2001 एक ऐसा दिन था जिस दिन जो है वो फूलन देवी की हत्या हुई। मुझे अगर आप थोड़ा सा उसको जो है विस्तार दे सकें, बता सकें कि भाई इस चीज के लिए आपका नाम उसमें आया, फिर आप जो है आपने सजा जेल भी काटा, फिर वहां से आप भागे, फिर अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के एशेज लेके, वो सारी चीजों पे बात करेंगे। लेकिन यहाँ से शुरुआत करना चाहते हैं कि वो जो चीजें थी 25 जुलाई 2001 की। 25 जुलाई को मैं अपने कुछ मिलने वालों के साथ फूलन के निवास पर उनके साथ आया था। अच्छा। और इसी दौरान उनका उसमें मर्डर होता है। तो मर्डर होता है तो पुलिस ने उसमें मेरे को एज ए एक्यूज पकड़ा, उसमें बनाया। ठीक है। बाद में और भी लोगों को उसमें अरेस्ट किया। करीब 12 टोटल एक्यूज इसमें बनाए। ठीक है। तो 11 लोगों को जो ऑनरेबल जज साहब हैं उन्होंने जो है एक्विटल किया, बरी किया, और अकेले को मुझे उसमें सजा दी। तो क्योंकि ये तो जो केस की मेरिट है, तो उस पर तो यहाँ डिस्कस करके कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं है, क्योंकि डिटेल में उसके लिए गवाहियां हुई हैं, केस चला है। तो अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट में मैंने अपील दायर की हुई है। मुझे विश्वास है कि मैं वहां से बरी होऊंगा, जैसे 11 लोग दूसरे हुए हैं, क्योंकि शक के बिहाफ पे उन्होंने मुझे सजा दी है। और मेरिट पे कागजों में तो कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि जो फूलन की जो सगी बहन है या जो पीए थे या जो और पब्लिक के विटनेसेस थे, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि शेर सिंह का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मारने वाले जो थे वो नकाबपोश लोग थे, और नकाबपोश में शेर सिंह का होना संभव नहीं है। तो ये क्लियर है कि शेर सिंह राणा ने फूलन देवी को नहीं मारा? नहीं, मेरा तो उससे देखिए हत्या से तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन मैं उस दिन वहां मौजूद था, ये बात ठीक है। 17 फरवरी 2004 पे आते हैं। 17 फरवरी 2004 अगर आप न्यूज चैनल देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हिंदुस्तान में, आई थिंक हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जेल ब्रेक एक तरीके से कहा जा सकता है उसको। आप वहां से तिहाड़ में थे, तिहाड़ से आप जो है फरार हुए, और उसके बाद आपने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और वो पूरी यात्रा जो वहां से निकलने की थी, पहली बात तो ये कि क्या चीज ऐसा है आपको जो है इंस्टिगेट किया, क्या चीज ऐसी आपके अंदर प्रेरणा दी, या फिर ऐसा आपने क्यों सोचा कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है और मुझे कुछ ऐसा करना है जो आपने किया? कि जब मैं तिहाड़ जेल में था तो मुझे जानकारी मिली अखबारों के माध्यम से कि जो हमारे आखिरी भारतीय सम्राट हैं, तो उनकी जो समाधि है वो अफगानिस्तान में है। जूते चप्पल मार के उनका अपमान किया जाता है, पृथ्वीराज चौहान जी। तो बड़ा दुख हुआ ये बात पढ़ के और सोच के। तो ऐसे ही मेरे साथ कुछ टेररिस्ट भी थे, तो उनसे जब मेरी वार्तालाप हुई कि भाई देखो अब भारत सरकार इसको लेकर आएगी, तो वो मजाक बनाने लगे, कहने लगे कि ये तो संभव ही नहीं है। जब 800 सालों से कोई वहां नहीं जा पाया, कोई नहीं ला पाया, तो अभी भी ये पॉसिबल नहीं है। और तो मैंने कहा कि ठीक है, सरकार नहीं लाएगी तो मैं लेकर आऊंगा, मैं जाऊंगा। तो वो और मजाक करने लगे, कहने लगे भाई राणा जी ये वहां जाना तो बहुत दूर की बात है, आप तिहाड़ से ही निकल के दिखा दीजिए, आप तो आलू खाने वाले लोग हो, ये तो हम ही हैं जो वहां से आगे कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, वहां जाएंगे भी और लेकर भी आएंगे मिट्टी जो है। तो अब मुंह से निकलवा दिया ईश्वर ने। अब अगले दिन से सब लोग जो है मजाक करने लगे, हाँ भाई राणा जी कब जा रहे हो? अच्छा। तो जेल में? हाँ, जेल के अंदर देखिए, जेल एक ऐसी जगह होती है, वहां पे आपको कई साल तक एक दूसरे को फेस करना पड़ता है। वहां ऐसा नहीं है कि भाई आपने अपना मोबाइल बंद कर लिया और बात नहीं करी। वहां तो अगले दिन फिर वही मिलेगा, फिर वही मिलेगा, और कई सालों तक मिलेगा। तो ऐसे ही बोल के आप छूट नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। हाँ, बाकी मजाक है वो आपस में फिर ठीक है लोग करते ही हैं। ठीक है। तो वो लोग मजाक करने लगे, भाई कब जा रहे हो, ये है वो है।
तो एक मन जो है उस तरफ चलता चला गया। और देखिए मेरी तो कोई इतनी ताकत नहीं है कि मैं जेल एस्केप कर लूँ, वहाँ चला जाऊँ, लेकिन मेरे डेस्टिनी में था, ईश्वर ने एक रास्ता लिखा हुआ था और वो बनाते चले गए। और 17 फरवरी 2004 को तिहाड़ से एस्केपिंग हुई, जो कि हमारे देश की वन ऑफ द बिगेस्ट जेल एस्केप है। तो वहाँ से निकल के मैं सबसे पहले बांग्लादेश गया। संजय गुप्ता के नाम से मैंने एक पासपोर्ट मेरा बना था। उसी पासपोर्ट पर पहले बांग्लादेश गया, फिर वहां जाके मैंने प्रयास शुरू किया कि कैसे मैं अफगानिस्तान जाऊं। तो उसके लिए पाकिस्तान एम्बेसी में गया और कई जगह पर गया, लेकिन सफलता नहीं मिली, और बल्कि उनके चक्रव्यूह में फंसने लगा। तो ISI के चक्रव्यूह में फंसने लगा, तो उस चक्रव्यूह से बाहर निकला। इन लोगों ने संपर्क किया था आपसे? नहीं, ऐसा आप किसी भी एम्बेसी में जाएंगे तो एजेंसी के लोग वहाँ पे होते ही हैं। ओके। तो आप जो है, तो मैं पाकिस्तान एम्बेसी में गया, तो वो तो समझ गए कि भाई इंडियन पर्सन है, हिंदू नाम है, अफगानिस्तान जाने की बात कर रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो वो समझ गए कि भाई कौन है ये। उन्होंने जांच करी तो उनको पता चल गया। फिर ऑफर देने लगे कि भाई आप वहीं रहना और क्या जेल में अपना टाइम खराब करोगे, हमारे पास बहुत सारे लोग रहते हैं भारत के, बड़े बड़े बंगले हैं, ये है वो है, और वहीं अपना जीवन बिताओ अच्छे से। तो मैंने कहा भाई आप तो बम फुड़वाते हो। कहने लगे नहीं सबसे बम नहीं फुड़वाते। तो मैंने कहा, तो मैंने कुल मिला के उनसे अपना पीछा छुड़वाया। ठीक है। और फिर मैं दुबई होते हुए अफगानिस्तान पहुंचा, क्योंकि उस दौरान सिर्फ दिल्ली और इस्लामाबाद और दुबई से ही जाया जा सकता था। ठीक है। तो इसीलिए पाकिस्तान एम्बेसी में गया था मैं कि भाई वाया इस्लामाबाद चला जाऊंगा, क्योंकि दिल्ली से जा नहीं सकता था। तो दुबई होते हुए जब मेरा इंतजाम हो गया, तो फिर मैं दुबई से काबुल गया। काबुल पहुंचने के बाद मैं सबसे पहले कंधार गया, क्योंकि मुझे यही इंफॉर्मेशन थी कि कंधार में एयरपोर्ट के पास में है। तो बस मैं एयरपोर्ट के पास जाके खोजबीन करी, अब वहां थी नहीं। फिर पूरे कंधार में इधर उधर ढूंढा, जब नहीं मिली तो फिर मैं वापस काबुल आ गया 3-4 दिन के बाद। फिर काबुल में मैंने कुछ लोगों से पता करने का प्रयास किया। फिर मैं वहां से गजनी आया। गजनी से मुझे जानकारी मिली कि भाई हेरात एक जगह है ईरान बॉर्डर पे, ये डायनेस्टी जो गौरी डायनेस्टी थी वहीं से ही रूल करती थी, तो वहां पे इनके संबंधित चीजें हो सकती हैं। तो मैं हेरात आया, तो हेरात में जो मोहम्मद गौरी हैं, उनका जो पूरा नाम है वो है मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी, और इनके बड़े भाई थे मोहम्मद गयासुद्दीन गौरी, जो कि सुल्तान था असली। ये उनके कमांडर थे सगे भाई। तो गयासुद्दीन गौरी की कब्र और उनके फैमिली मेंबर्स की कब्र जो है वहाँ पे एक बहुत बड़ी मस्जिद है, वहाँ पर मौजूद थी। तो उसकी मैं बड़े तिगड़मबाजी से मेरे को मौका मिला उसको देखने का, उसका वीडियो भी बनाया मैंने। तो आप हिंदू के उसमें जा रहे थे या फिर आपने अपना मुस्लिम कुछ नाम वाम रख लिया या फिर कुछ इस तरीके से? क्योंकि वहां तो कंधार में उस समय जो 2004 की बात कर रहे हैं, आतंकवाद बहुत चरम पर था। गया तो मैं अपने जो हिंदू पासपोर्ट था उसी पर ही गया था, बट पब्लिकली मैं जो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता था वो शादाब खान के नाम से कराता था। तो और एज ए पाकिस्तानी, तो मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो हर व्यक्ति तो आपका पासपोर्ट देखेगा नहीं। ठीक बात है। और जहाँ पे मुझे लगता था कि भाई यहाँ पे तो जैसे आप होटल में रहेंगे, अब वहाँ तो आपको पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, तो वहाँ पर तो असली जो नाम है वो उससे आपको रूम मिलेगा। बाकी जहाँ पर पासपोर्ट दिखाने की आवश्यकता नहीं थी या नहीं होती थी, तो वहाँ पे मैं अपना इंट्रोडक्शन शादाब खान के नाम से ही देता था। तो वहां पर भी ऐसे ही किया। फिर वहां से मुझे पता चला कि भाई गजनी के पास एक जगह है देयक, वहां पे इनके जो छोटे भाई हैं जो शहाबुद्दीन गौरी हैं, जिसको हम मोहम्मद गौरी बोलते हैं, वहां पे उनकी कब्र है, और उन्हीं के ही साथ में उनके पैरों की तरफ पृथ्वीराज चौहान जी और चंद्र बरदाई जी की है। फिर मैं वहां पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद जो है मैंने वीडियो वगैरह बनाया, बातचीत करी। तो फिर जब मैं
मुझे संतुष्टि हो गई, हाँ यही जगह मैं खोज रहा था। इसमें करीब मेरे को 1.5 महीना लगा और दिन रात इसमें मैं लगा रहा, बहुत परिश्रम इसमें किया, बहुत खतरे भी इस पूरे मुहिम में सामने आए, क्योंकि क्या है कि बड़ी इंटीरियर प्लेसेस में खोजने के लिए जाना पड़ता था। भाई ढूंढने के बाद तो सिर्फ उसी जगह पर जाना है, ठीक बात, लेकिन उससे पहले तो ढूंढने के लिए तो कई कई जगह पर जाना पड़ता था, बहुत सारे लोगों से बात करनी है। हाँ, आपकी लैंग्वेज, आपका जो है वो सब बैरियर है। हाँ, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली जो जगह है वो तो कंधार से करीब 30-40 किलोमीटर दूर है। ये जो दोनों भाई हैं, इनके जो फादर साहब थे, उनका नाम था बहाउद्दीन सोम। तो उनकी जो कब्र है वो एक पहाड़ है, करीब 40 किलोमीटर दूर होगा कंधार से, इंटीरियर में बहुत ही, उस पहाड़ के ऊपर है। तो मैं वहां पर भी गया था। अच्छा, उस पहाड़ के ऊपर भी गया, उसकी भी मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करी, निशानी के तौर पे वहां से भी मैं पत्थर लेकर आया था। तो मेरे इंटेंशन ये थी कि भाई हर जगह से निशानी के रूप में कुछ लाऊं, जिससे हम ये दिखा पाए कि भाई अगर आप हमारे एक बुजुर्ग की इंसल्ट करेंगे तो हम चाहें तो आपके जो जितने भी ये लोग हैं सबकी ये तोड़ के या किसी तरह से वो कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हम एक संस्कारी लोग हैं। जो इस धरती पे नहीं है उसकी कब्र को या उसकी समाधि को बेइज्जत करना या उनका अपमान करना, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है, भले ही वो आपका दुश्मन भी रहा हो। तो फिर जब गजनी के पास जो देयक है वहां पे मैं पहुंचा, और फिर मैंने कई प्लानिंग्स बनाई कि भाई कैसे हम इसको खोद के वापस ला सकते हैं। तो उसमें जो शुरुआती प्लानिंग थी, एज ए ठेकेदार बन के मैंने कहा कि भाई काम कराएंगे। ठेकेदार नहीं, मतलब मैं ठेकेदार को, एक बंदे को ले गया कि भाई ये रेनोवेशन हम कराएंगे, यहाँ पे 5 लाख अफगानी लगाएंगे, तो इसको सही करा देते हैं, थोड़ा इसकी मरम्मत करा देते हैं चीजों की, मोहम्मद गौरी की कब्र की। तो वो प्लानिंग फेल हो गई। 2 दिन काम चला, मेरा ये था भाई जब काम होगा तो कर लेंगे अपना भी काम, बट काम जो है बीच में रुकवा दिया। फिर मैंने सोचा कि भाई वहाँ के किसी व्यक्ति को अपने साथ मिला के, काम स्थानीय लोग रुकवा थे। हाँ, क्योंकि वो गांव के अंदर थी। हाँ, ये गांव के अंदर थी, तो पहले गांव के कुछ लोगों ने परमिशन दे दी। हाँ, लेकिन 2 दिन के बाद जो है, जो गांव के दूसरे लोग थे, उन्होंने जो है वो काम रुकवा दिया और पकड़ भी लिया मुझे। अच्छा, हाँ, पकड़ लिया। फिर वहां पे वली के पास लेकर गए। हाँ, जैसे यहाँ पे डीएम होता है। वली ने कहा भाई पैसे आप हमारे पास जमा करो, हम जो है काम कराएंगे। तो अब मेरी इंटेंशन तो दूसरी थी, तो वो भी अनसक्सेसफुल हो गया। फिर दूसरा जो है, जो गांव का व्यक्ति मिलाने की कोशिश की, तो उसने भी पकड़वा दिया मेरे को गजनी के अंदर। बड़ी मुश्किल से ईश्वर ने मेरे प्राणों की रक्षा करी। तो वो लोग जब पकड़ते थे तो आपका पासपोर्ट भी देखते होंगे? नहीं, देखिए, जब पहला ये जब गांव में जब काम रुकवाया और पकड़ा, तो उस दिन क्या हुआ कि जिसने मेरे को परमिशन दी थी और जिन्होंने काम रोका था, उनकी आपस में लड़ाई बच गई। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा मेहमान है और हम इससे पूछताछ नहीं करने देंगे। वो लोग इस बात पे अड़े हुए थे कि भाई हमें पूछताछ करनी है। तो फिर काफी देर तक जब उनकी आपस में लड़ाई होती रही, तो इस बात पे सहमति बनी कि भाई 10 लोग जो है वो मेरे से, और जो मेरे साथ था बंदा, उससे पूछताछ करेंगे। पासपोर्ट तो मैं अपने साथ लेकर नहीं गया था उस दिन, क्योंकि मैं तो जहाँ रुका हुआ था बीच में काम रुक गया था, तो अचानक काम रुका। तो मेरे को उनका मैसेज आया कि भाई काम तो रुक गया। तो फिर मैं मतलब बीच में दोपहरी के समय ही वहां पे चला गया। तो पासपोर्ट में जान के लेकर नहीं गया, लेकिन हनुमान चालीसा मेरी जेब में जो है यहाँ पे रखी रहती थी। तो वो जो मेरे साथ था, बल्कि वो घबराने लगा। मेरे को बात तो समझ में आ नहीं रही थी, लड़ाई कर रहे थे जब आपस में, क्योंकि पश्तो में झगड़ा हो रहा था। वही। हाँ, तो मैंने उससे पूछा भाई क्या हो रहा है? तो वो कह रहा है, ये कह रहे हैं कि भाई इसकी तलाशी लेनी है और इससे पूछताछ करनी है। और जो हाजी साहब हैं वो मना कर रहे हैं कि हम नहीं करने देंगे, और सामने वाले कह रहे हैं हम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई निशानी है ना तो उसको फेंक दो। अब तो मेरा मन माना नहीं, मैंने कहा भाई हनुमान चालीसा तो कैसे फेंक दूं। तो खैर वो मैंने अपने पास ही रखी और उन्होंने ही मेरा जीवन भी बचाया। तो क्या हुआ कि जब अंदर पूछताछ करने लगे तो वो कहने लगे कि नाम क्या है, कहाँ से आए हो,
मैंने कहा पाकिस्तान से। पाकिस्तान में कहाँ से? मैंने कहा लाहौर से। कह रहे लाहौर में कहाँ से? अब क्या है कि अब मैं तो कभी गया नहीं लाहौर। हाँ। तो मैंने कहा अब क्या जवाब दूं, मतलब मन ही मन तुरंत आंसर्स भी खोज रहा था। तो मतलब जो मेरी नॉलेज थी वो ये थी कि भाई जो भी पुराने शहर हैं भारत और पाकिस्तान में, उसमें क्या है कि सर्राफा बाजार जरूर होता है। जो भी पुराने शहर आपको मिलेंगे भारत के अंदर, तो उसमें सर्राफा बाजार मिलेगा। तो मैंने कहा सर्राफा बाजार में रहता हूँ। तो वो कहने लगे किले के पास। तो मुझे तो पता नहीं था। मैंने कहा हाँ, किले के पास ही जो सर्राफा बाजार है। कह रहे अच्छा। तो कहा वहाँ लाहौर में किला होगा, कोई किले के पास कोई सर्राफा बाजार होगा। तो मैंने कहा हाँ वहीं। तो फिर उनमें से एक बंदा उठा, कहने लगा कि इसकी बॉडी सर्च करूंगा। तो फिर उस बात पे उनकी दोबारा लड़ाई बच गई, बॉडी सर्च नहीं करने दी। बॉडी सर्च करते तो पकड़ा जाता। फिर जो है वो चीज वहीं पर समाप्त हुई और ये फैसला हुआ कि भाई इसको अगले दिन जो है वली के सामने पेश करेंगे। तो फिर अगले दिन मुझे वहीं पर ही रात को उन्होंने एक तरीके से बंदी कम गेस्ट बना के रखा, हाउस अरेस्ट। अगले दिन वो मुझे वहां लेके गए, पेश किया। उसने मेरे से कहा भाई पासपोर्ट कहाँ है? तो मैंने कहा कि आप लोग पाकिस्तान आते हैं, हमने आपसे कभी पूछा पासपोर्ट कहाँ है? लाखों की संख्या में अफगानी रहते हैं पाकिस्तान में। तो उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो उसने कहा ठीक है, पैसे जमा कर दो, हम बना देंगे। फिर उसने मुझे अपनी गाड़ी से ही छुड़वा दिया रास्ते में, बीच में कहीं एक जगह पे। फिर ये प्लानिंग फेल हो गई। फिर दूसरा मैंने गांव वाले को मिलाने का प्रयास किया, वो भी उसने भी पकड़वा दिया। उसने गजनी शहर में पकड़ लिया कई 10-12 लोगों ने। तो वो गाड़ी लेने के लिए गए, भाई इसको गांव में लेके जाएंगे पूछताछ करने के लिए। तो लेकिन क्या हुआ कि वहां पे ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि वहां पे नाटो फोर्सेस जो है उसके गाड़ियां आ गई। तो उन्होंने देखा भाई गाड़ियां आ रही है, मुझसे कहने लगे कि चुपचाप खड़े रहना। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो थोड़ा तितर बितर हो गए और एक ही बंदा मेरे हाथ पकड़ के, ऐसे जैसे दोस्तों का हाथ पकड़ते हैं, ऐसे खड़ा हो गया। उन्होंने सोचा गाड़ी चली जाएगी तो फिर इसको लेकर जाएंगे। तो मैंने अपने मन में सोचा कि भाई अगर अब तूने मौके का फायदा नहीं उठाया तो फिर तो बस तेरे को वहीं पृथ्वीराज जी के बगल में ही दफनाएंगे। तो मैंने जैसी गाड़ियां नजदीक आई तो मैंने हाथ का झटका उसको दिया और तुरंत एक गली थी वहां पे ना, अपना दौड़ लगा दी। मैंने सोचा अगर पकड़ भी लिया, मान लीजिए नाटो फोर्सेस पकड़ लेगी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, तो कम से कम सुरक्षित तो नहीं होगी। तो भाई ज्यादा क्या होता है, उनको पता चल जाता भाई ये तो गलत नाम से है, डिपोर्ट कर देंगे, भारत भेज देंगे। तो खैर मैं उस दिन जैसे तैसे ईश्वर ने मुझे बचाया। फिर मैंने अब ये सब फेल होने के बाद मैंने सोचा कि भाई अब क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि भाई रात को जाके चोरी ही करनी पड़ेगी। फिर गया वहां पे, तो उस दिन भी अनसक्सेसफुल हो गया। वो मुझे रात को मैं वहां पहुंच गया, वहां बर्फबारी होने लगी। तो बर्फ गिरने के कारण क्या हुआ कि मुझे दिख तो दूर से तो दिखे, लेकिन जब नजदीक जाऊं तो फिर वो गुम्मद जो है समझे ना दिखे ना। तो और फिर बार बार कुत्ते वहां पे आगे भौंकने लगे तो उस दिन भी अनसक्सेसफुल हो गया। रोने लगा वहां खड़े हो गए, बल्कि मैं मतलब इतना मैं तब तक प्रताड़ित हो चुका था, मेहनत कर चुका था, जीवन को इतनी बार खतरे में डाल चुका था कि मैं परेशान फील होने लगा मन में। और मतलब मैंने सोचा क्या करूं मैं और मेरे को सबसे बड़ी पीड़ा ये हो रही थी कि मुझे सामने दिख रहा है फिर भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो वो जो व्यक्ति था मेरे साथ, उसने हाथ खड़े कर दिए कि अब मैं नहीं जाऊंगा आगे। तो फिर वापस आ गए। फिर 2 दिन के बाद मैं दोबारा गया और उस दिन जो है मेरे को सक्सेस मिली। खुदाई मैंने की रात को, और जो मिट्टी थी उनके पृथ्वीराज चौहान जी के कब्र की और चंद्रवरदाई जी जो उनके कवि थे उनकी मिट्टी दोनों की खुदाई करी। जो मेरा साथी था वो बल्कि हथौड़ा लेके अंदर जाने लगा तोड़ने के लिए गौरी की कब्र को। तो मैंने कहा यार इन्होंने क्या तेरा बिगाड़ा, छोड़ दो इसको। तो मैंने कहा भाई हम किसी जो नहीं है उसको क्यों बेइज्जत करें। भाई ये इनके फॉलोअर्स हैं, ये इनको मानते हैं, मानने दे। हम इनको मानते हैं, इनकी बेइज्जती नहीं होने देंगे। तो हमारा मकसद किसी की बेइज्जती करना नहीं है, हमारा मकसद है सिर्फ हमारी कोई बेइज्जती ना करे। तो फिर मैंने उसको तोड़ने से मना किया। तो जो मिट्टी थी और जो पत्थर था जो कब्र के आगे लगा रहता है वो पत्थर,
और जो दूसरा सामान वहां से लाना संभव था वो सब चीज लेकर मैं उसी दिन ही वापस भारत आया। और फिर ये मैंने सारी चीजें जो है क्षत्रिय महासभा को सुपुर्द की। उन्होंने जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश में जो है वहां पर एक बेवर स्थान है, वहां पर ये सभी चीजें रख के एक स्मारक के रूप में, चबूतरे के रूप में एक स्मारक बनाया। फिर मैं बांग्लादेश चला गया, क्योंकि भारत ये सब रखवा के उसके बाद, हाँ, उसके बाद मैं बांग्लादेश चला गया। तो बांग्लादेश चला गया तो बल्कि ये सारा सामान मैंने जिसको दिया था तो बताना तो ठीक नहीं है, वो तो आज बड़े बड़े पद पे हैं यहाँ पे भारत के। हाँ, तो एक जो संघ है, मतलब खेलकूद का, उसके अध्यक्ष हैं। अच्छा। तो वो ही मेरे से वो लेकर गए थे कोलकाता में। और फिर मैं बांग्लादेश गया। फिर मैंने ये प्रयास किया कि भाई म्यांमार से जो बहादुर शाह जफर है उनकी भी कब्र लाई जाए। तो क्योंकि मेरा मकसद ये है, मेरा इच्छा ये थी कि भाई जिसने भी हमारे देश के लिए कुछ काम किया है, देश के लिए अच्छी फीलिंग रखी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तो हमारा उनके प्रति एक फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। ये जो जेल में आपके साथ आतंकी थे, जो आपका मजाक उड़ाते थे, कह रहे भैया कब जा रहे हो शेर सिंह, तो वो उनसे कभी दोबारा मुलाकात हुई आप जब वो एशेस लेके आ गए लाके? हाँ, जब मैं जैसे फिर म्यांमार गया मैं, तो मैंने देखा भाई इनकी तो अच्छे से इज्जत के साथ रखी हुई है, इसकी खुदाई करूंगा तो और उल्टा बेइज्जती हो जाएगी। तो फिर मैं उसको लाने का प्लान कैंसिल कर दिया। वापस आया, वापस आके सरेंडर कम अरेस्टिंग हुई। जब मैं दोबारा 2006 में जेल आया, फिर वो मुझे मिले। तिहाड़ी पहुंचे थे? हाँ, वो तो दिल्ली में, तो उस समय रोहिणी जेल नहीं बनी थी, तो कुछ समय के लिए रोहिणी के हाई रिस्क वार्ड में रखा था और फिर वापस ट्रांसफर फिर तिहाड़ के हाई रिस्क में कर दिया था। तो वो मुझे मिले दोबारा से। हाँ, तो फिर मैंने कहा देखो भाई, गया और आ भी गया, आपके सामने हूँ। तो ये पूरा एक जर्नी रही। अच्छा, इस पूरे जर्नी में आपके अभी तक पूरे जर्नी में राणा जी, दोस्त कितने जरूरी हैं आपकी इस पूरी जर्नी में? आपकी जो बुक है जेल डायरी, वो उस पर भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे बताएं दोस्त कितने जरूरी हैं आपकी जिंदगी में? नहीं, दोस्त तो देखिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कोई भी जो कार्य है आपका, तो बिना सहयोगियों के तो वो संपन्न नहीं होता। भाई अकेले जो है आप, कोई ये फिल्म की स्टोरी तो है नहीं कि आप जो है टॉम क्रूज हो और ऐसी रिवॉल्वर आपके पास है कि जिसमें गोली खत्म नहीं होती, ऐसी गाड़ी आपके पास है जिसमें तेल खत्म नहीं होता। तो ऐसा तो होता नहीं। तो दोस्तों की, सहयोगियों की जरूरत पड़ती है। अब सहयोगी और दोस्त जो है वो कितना आपके लिए कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है। क्योंकि देखिए हर आदमी एक्सट्रीम तक तो जाएगा नहीं, है ना। किसी के पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, किसी को भाई डर भी लगता है ना। और कोई व्यक्ति किसी रूप में आपके लिए हेल्पफुल होगा, कोई किसी रूप में हेल्पफुल होगा। तो इस पूरी जर्नी में बहुत सारे स्टेप्स पर, जैसे बांग्लादेश में मेरे एक मित्र बन गए थे, शाहीन भाई, तो और भी तो बहुत सहयोग रहा। आपने जो किताब लिखी जेल डायरी, ये कब लिखी? वहां से जब दोबारा आप हाँ, जब मैं वापस आ गया, तो 2006 में मैं वापस आ गया। तो एक दिन जो है, जो लिएंडर पेस है, जो कि हमारे टेनिस के भारत के सर्वोच्च खिलाड़ी हैं, तो वो एक दिन जो है मुझसे मिलने के लिए आए। तो उन्होंने मेरे को एक प्रेरणा दी कि भाई ये जो आपकी जर्नी है, ये लोगों को मालूम पड़नी चाहिए और इस पर आप एक बुक लिखो। तो मैंने कहा कि ठीक है, लिख तो दूंगा, बट इसको पब्लिश कौन करेगा? तो उन्होंने कहा चलो वो बंदोबस्त मैं करूंगा, आप जो है जो भी आपकी मेमोरीज हैं वो सब आप इसमें लिखो एक बुक के रूप में, और पब्लिकेशन मैं कराऊंगा। तो फिर उन्होंने बात करी, तो इंडिया टुडे और जो हार्पर कॉलिंस है, तो उन्होंने दोनों ने मिलके जो मेरी जेल डायरी है तिहाड़ से काबुल कंधार तक, उसको पब्लिश किया और वो बेस्ट सेलर बनी। वो बुक जो है बेस्ट सेलर बनी।
तो ये रीजन रहा किताब लिखने का। आपको लगता है अभी तक जो आपने किया, आपका व्यू क्या है, वो सब कुछ सही था? आपके साथ में जो है एक अलौकिक अदृश्य शक्ति के साथ आप वो करते गए, मतलब आपका मन ये सारी चीजों से संतुष्ट है जितना आपका जीवन जो गया अभी तक है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मेरी तो कोई हैसियत नहीं थी, अभी भी नहीं है, ना कोई मैं बहुत ही बुद्धिमान हूँ, ना मैं कोई बहुत ही बहादुर हूँ। ये तो क्या है, ईश्वर हमारे डेस्टिनी तय करता है। और रही दिल की बात कि भाई आप संतुष्ट हैं कि नहीं है, तो मेरा काम है अपना कर्म करना। और एक अभी जो है क्षत्रिय समाज के एक बड़े बुजुर्ग और बड़े उनको राज ऋषि की भी उपाधि मिली हुई है, अभी उनका देहांत हो गया 3-4 दिन पहले। 5-6 साल पहले मैं एक बार उनसे मिला था, एक ही बार मिला, और काफी बुजुर्ग, तब भी मुझे लगता है 80 साल की उम्र उनकी रही होगी। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई, यही सेम क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि आप के दिल में क्या कभी कोई विचार या थिंकिंग कोई अपने किसी भी काम को लेके आता है? तो मैंने कहा कभी नहीं आता। तो उन्होंने कहा बस ठीक है, फिर जो भी जीवन में हुआ है किया है, इट मीन्स कि वो अच्छा है। क्या होता है कि आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, फरेब कर सकते हैं, लेकिन जो दिल है, दिल से कभी झूठ नहीं बोल सकते अपने मन से। बिल्कुल बिल्कुल अपने तो क्या होता है कि अगर आपका मन संतुष्ट है, तो फिर आपका जब मन संतुष्ट है और आपका चरित्र अच्छा है, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो भागवत गीता में जो प्रभु श्री कृष्ण जी ने जो एक मैसेज दिया है हमें कि भाई आप अपना कर्म कीजिए। अगर आप ये सोचेंगे कि ईश्वर के माध्यम से मैं कर्म कर रहा हूँ, तो उसका पाप या पुण्य के हकदार भी आप नहीं हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इसलिए जो है, हम तो अपना धरती पे आए, अपना कर्म कर रहे हैं, ना हमें उसका पुण्य, ना हमें कोई वाहवाही लेनी, ना हमने कभी कोशिश करी, और ना हमें किसी की बुराई लेनी। जो प्रभु ने हमारे हाथ से कर्म में लिखा हुआ है, वो अपना हम किए जा रहे हैं अपना काम। राजनीति में इस समय आप बहुत सक्रिय हैं, अपनी एक पार्टी भी बना रखी है। राजनीति की क्या विचारधारा है? आपकी राजनीतिक विचारधारा क्या है? देखिए, मेरी राजनीतिक विचारधारा तो मुंह से तो खैर सभी ये बोलते हैं, बट मेरी मन से भी है कि भाई हम अपने देश की तरक्की के लिए सहायक बने। तो अब ये काम हम किसी जो ऑलरेडी राजनीतिक दल हैं उसमें अपने आप को शामिल करके भी कर सकते थे, बट मैंने ये नोटिस किया कि हमारे देश में 2 तरह के राजनीतिक दल हैं, और कुछ को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है, कुछ को क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। ठीक है। तो मैं जब जेल से बाहर आया, तो मैंने जो उनकी वर्किंग नोटिस करी, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे खुद को एक राजनीतिक दल अपनी विचारधारा का बनाना चाहिए, और जो हमारे लाइक माइंडेड पर्सन्स हैं वो हमारे सहयोगी बने उसमें। तो मैंने क्या चीज नोटिस करी, मैंने देखा कि भाई ये जो राष्ट्रीय दल है, कांग्रेस है या बीजेपी है, ये एक तरफ तो बात करते हैं देश की, राष्ट्र की, लेकिन आज के समय में ये लोग अकेले राजनीति कर ही नहीं पा रहे हैं। पिछले करीब 30-35 सालों से आप देखेंगे भारत के अंदर कोई भी एक राजनीतिक दल की अकेले की सरकार नहीं बनी। आज एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की सरकार का क्या मतलब है कि बीजेपी है, और बीजेपी के साथ करीब जो है 28 सहयोगी दल है। उसमें जनता दल यूनाइटेड है, उसमें हम पार्टी है जीतन राम मांझी की, उसमें जो है आपके उत्तर प्रदेश से जो है संजय निषाद जी की निषाद पार्टी है, ओपी राजभर जी की पार्टी है, अजीत सिंह जी की जो है राष्ट्रीय लोक दल है। तो ऐसे करके उसके अंदर अनेक क्षेत्रीय दल है। अब जिन पार्टियों के मैंने आपसे नाम लिए, ये लोग प्योर जाति के आधार पर बनी हुई पार्टियां हैं। इन्होंने जो पार्टियां बनाई हैं, उनका सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमें अपनी जाति के लिए प्रोग्रेस पर काम करना है, अपने जाति के मुद्दों को उठाना है, और अपने समाज के ही बात करनी है।
चाहे वो इनमें से कोई सा भी राजनीतिक दल हो। तो अब एज ए राजपूत, एज ए भारतीय नागरिक, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता था। अब बीजेपी को सपोर्ट करते थे और हम ये सोचते, जब आप किसी पार्टी को सपोर्ट करोगे, वोट दोगे, तो आप ये भी इच्छा रखोगे कि भाई ये अब सामने से जो हमारे जो राइट एजेंडे हैं, जो सही चीजें हैं, वो हमारे लिए हों। लेकिन अगर वो कभी उन्होंने सोचा भी, आज अगर बीजेपी ने सोचा, जैसे कि SC/ST कानून था, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक जो है आदेश दिया कि भाई ठीक है, SC/ST कानून रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, लेकिन बिना जांच करे किसी को गिरफ्तार मत करो। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत भी नहीं है। भाई हर केस में जब कोई विक्टिम आरोप लगाता है तो पुलिस उसमें जांच करती है, और जांच करके अगर गलती पाई जाती है तो उसको गिरफ्तार करके जेल भेजती है। तो इसमें यह था कि भाई कोई जांच नहीं होगी और ऐसे ही अरेस्ट, बिना किसी ने कह दिया कि जी मुझे जाति सूचक शब्द कहे, तो जो है उसकी अरेस्टिंग हो रही थी। और इसमें वैसे तो ये जो है OBC के भी खिलाफ था, चाहे आप यादव भाई हैं, जाट भाई हैं, गुजर भाई हैं या सैनी भाई हैं, तो कईयों के ऊपर फर्जी SC/ST के केस लगते थे। लेकिन इसमें सबसे बड़े जो प्रताड़ित थे वो राजपूत और ब्राह्मण थे। तो समाज ने ये अपील करी कि भाई चलो ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है। और बहन मायावती जी जो है, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने ये रूल बनाया भी था कि भाई DSP रैंक का आदमी इसकी जांच करेगा, और अगर जांच सही मिलेगी तभी अरेस्टिंग होगी। ठीक है। लेकिन जो है इसको बाद की सरकारों ने थोड़ा और टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद क्या हुआ कि सड़कों पे आ गए लोग, SC समाज के लोग, वो कहने लगे कि नहीं जी, इस कानून को जो है और कड़ा करके बनाया जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट क्यों दखल अंदाजी कर रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए जिसमें जो है इसका बहुत दुरुपयोग हुआ। हाँ। गांव देहात, छोटे शहरों पे बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ। लोग जो है छोटी छोटी बात पे SC/ST एक्ट के तहत जो है मुकदमे दर्ज कराने पहुंच गए। हाँ, तो क्या हुआ कि जब वो लोग सड़कों पे आ गए, उनके संगठन, तो जो दूसरे जो अगड़ी और जो पिछड़ी जाति के जो संगठन थे, वो लोग भी सड़कों पे आए। उन्होंने भी कहा कि भाई, खासकर अगड़ी जातियों के संगठनों ने, तो कि भाई ये SC/ST कानून जो है वो सही है, ये चीज इसमें गलत नहीं है। बस इसको देखने और परखने का नजरिया और इसका जो है लेवल जो है वो ठीक करने की जरूरत है। हाँ, तो फिर हुआ ये, उस समय जो मोदी जी जो प्रधानमंत्री थे 2018 में, तो रामविलास पासवान जी की लोक जनशक्ति थी, और ये अपना रामदास अठावले जी हैं, इनकी रिपब्लिकन पार्टी है, और भी जो इनके जो NDA के हिस्सेदार थे, वो लोग सब लोग इकट्ठा होके गए और मोदी जी से कहा कि भाई ये जो कानून है इसको आप सख्त करके बनाइए, और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको अध्यादेश लाके खत्म कर दीजिए। मोदी जी ने उनसे कहा कि भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बात तो सही करी है, बिना जांच के किसी को क्यों जेल भेजना, न्याय तो यही बोलता है। ठीक बात है। तो वो बोले कि भाई ये बताओ कि आपको प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट ने बनाया हुआ है, या हमने, पार्टी ने जो हमारे सपोर्ट है आपको, उसकी वजह से आप बने हुए हो। तो मोदी जी को उनके सामने सरेंडर करना पड़ा। आप देखेंगे कि अखबारों में जो खबर थी उस समय ये थी कि भाई रामविलास पासवान जी और रामदास अठावले जी और दूसरे नेताओं ने मोदी जी के कान ऐंठे और अपना कानून पास करवाया। तो मुझे उस दिन फील हुआ कि भाई, हम तो एक तरफा मोदी जी को वोट दे रहे हैं या बीजेपी को वोट दे रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर जो छोटी पार्टियां हैं, जो जाति के आधार पर बनी हुई है, तो वो लोग इनसे अपने मनमर्जी काम करा लेते हैं। जैसे आज जो है पूरे देश का चाहे लोग इकट्ठा हो जाएं, लेकिन अगर नीतीश कुमार जी चाहें कि उनको अपने कुर्मी समाज के लिए कुछ कराना है, तो वो सक्षम है कराने के लिए। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई हम भी एक ऐसा राजनीतिक दल बनाएं जो कि जरूरत पड़ने पर वहां पार्लियामेंट में जब बैठे हों, चाहे हम NDA का हिस्सा हो, चाहे हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो, लेकिन जब देश की बात आए, जब मोदी जी या फिर राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री हैं,
और हम वहां पे हिस्सेदार हैं। अगर वो कहें कि हमें देश के लिए फाइटर प्लेन खरीदने हैं तो हम कहें खरीदिए, वो कहें मंदिर बनाना है तो हम कहें बनाइए, वो कहें रोड बनानी है तो हम कहें बढ़िया रोड बनाइए। लेकिन जब वो ये कहें कि भाई हम तो 1 लाख ये नौकरियां देने के लिए आए हैं, तो हम कहें ठीक है मोदी जी, आप दूसरे भाइयों को भी दीजिए, लेकिन हमारा भी ध्यान दीजिए। हमें भी दीजिए। क्या या कोई योजना है तो अभी योजनाओं का लाभ नहीं हमें मिलता, हर चीज में समाज जो है पिछड़ाता जा रहा है। तो हमारी भी बात रखने के लिए और सर्व समाज के लिए हम बात रखें। इसी के साथ हमारा ये नारा भी है कि ना किसी का अधिकार छीनेंगे, ना अपना अधिकार किसी को छीनने देंगे। तो इस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। और अभी नई पार्टी है, 5-6 साल हुए हैं। हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, ये हमारे वर्किंग एरियाज हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश और कुछ और अन्य राज्यों से हमारे से लोग जुड़े हुए हैं, डिमांड करते रहते हैं यहाँ पर भी आप चीज़ों को बढ़ाइए। बट अभी हम इस मुहिम पे चल रहे हैं कि पहले किसी जो वर्किंग एरिया है हमारे ऑलरेडी, उन किसी राज्यों में से विधानसभा में एंट्री करें, अपनी बातों को वहाँ रखें, समाज के साथ न्याय करवाएं, 36 बिरादरी के साथ न्याय कराएं, और फिर जब लोग हमारे वर्किंग को देखें तो फिर हम अपने काम को एक्सपेंड करें। जाते जाते समय बहुत कम बचा है, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं खुद जानना चाहता हूँ, दर्शक भी जानना चाहेंगे, और छोटे छोटे आंसर चाहिए आपसे शेर सिंह राणा जी। हम जो भी कहानियां, जो भी चीजें हमारे सामने आई, चाहे वो जेल ब्रेक की हो, चाहे वो अफगानिस्तान जाना हो, चाहे कंधार जाना हो, चाहे बांग्लादेश, सब जगह जो है आपने अपने मन से, अपने चीजों से बहादुरी दिखाई। लेकिन आपका सबसे बड़ा डर क्या है? मेरा सबसे बड़ा डर है कि बस मुझे ईश्वर का भी गुस्सा ना दिलाए। तो क्योंकि क्या होता है, गुस्से से आदमी ऐसे काम करता है जो कि बाद में जो है वो उसके लिए पछताना पड़ता है। तो बस यही डर रहता है कि भाई हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए किसी के प्रति। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? ताकत तो देखिए, एक परिवार होता है ना, तो परिवार एक बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि जब आपका परिवार आपके साथ होता है तो मेंटली आप खुल के और अच्छे से काम कर पाते हैं। और ताकत ये भी होती है कि जो मन है आपका, वो मन मेरा ये है कि जैसे मैं भाग्य पर भी बहुत विश्वास करता हूँ, और मैं ये सोच के कोई भी काम शुरू करता हूँ या काम करता हूँ कि भाई पहले मैं एक टारगेट सेट करते हैं, टारगेट सेट होने के बाद पहले उस पर मन बना लेते हैं भाई ये ठीक है या खराब है। जब एक बार मन बोल देता है हाँ ठीक है, तो फिर हम अपना काम करते हैं, कर्म करते हैं, तो क्या उसका रिजल्ट होगा। अभी हमने राजनीतिक दल बनाया हुआ है, तो कई लोग मुझे ये बोलते हैं कि भाई आपके पास जीवन में 20 साल और हैं अभी, या 25 साल और हैं, 50 इयर्स के आसपास आपकी एज हो रही है, तो आप जो है दूसरे लोगों की तरह राजनीति क्यों नहीं करते? आप बीजेपी से टिकट लीजिए, आप कांग्रेस से टिकट लीजिए, एमएलए बनिए, सांसद बनिए। अभी जितने भी हमारे, अगर मैं राजपूत नेताओं की बात करूं, चाहे वो कोई भी हो, किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन अगर वो बीजेपी से कोई सांसद है या विधायक है, तो उनकी कोई हैसियत थोड़ी ना है कि वो अपने पार्टी के खिलाफ जाकर अगर कोई समाज के सामने कोई समस्या है तो उसको विधानसभा या लोकसभा में उठा ले। तो वो लोग तो क्या है कि वहां पर एक तरीके से उनके पपेट है। तो पपेट बनने की मेरी इच्छा नहीं है, वरना तो विधायक बन के या सांसद बन के हम भी दिल्ली में बंगले में रह सकते हैं और उनकी तरह घोटाले करके कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। लेकिन वो मेरा एम नहीं है जीवन का। मेरा एम है कि भाई हम अपना झंडा बनाएं और उस झंडे के मार्फत समाज की बात को रखें, समाज के लिए कुछ अच्छे काम करें, और जो दूसरे जो बिरादरी के हमारे भाई हैं वो भी कहें कि भाई इन्होंने हमारे हकों की बात भी करी, कोई भी नाजायज बात नहीं करी कभी। तो इस तरह का हम काम करना चाहते हैं। अदरवाइज तो
किसी भी राजनीतिक दल से मैं भी अपने परिवार के व्यक्तियों को टिकट दिला सकता हूँ। Exactly. है ना। समाज अभी इस बात को समझता नहीं है। समाज इसी बात पे खुश होता रहता है कि भाई ये बाहुबली हैं और ये वो हैं, ये ऐसे हैं। Exactly. लेकिन समय पड़ने पर आपने देखा होगा कि बाहुबली कैसे पूंछ दबा के जो है चुपचाप बैठ जाते हैं जब समाज को कोई विपत्ति आती है। Exactly. क्योंकि उनका जो लीडर है, एक्चुअली क्या है, एक दिन राजभर जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी, योगी जी के लिए बोली थी कि ये जो योगी जी हैं ये लीडर नहीं है, ये तो लोडर है। तो क्योंकि वो अपने मन मुताबिक काम तो नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई उनकी अपनी जेब में रखी हुई पार्टी थोड़ी ना है भाई। और भी मुख्यमंत्री हैं तो ये तो पूरा सिस्टम हैगा, तो वो तो उसके एक हिस्सेदार हैं। कल को कोई दूसरा मुख्यमंत्री आ जाएगा, वो अपने अकॉर्डिंगली जितना कर पाएगा कर लेगा, वरना पार्टी का मैनिफेस्टो है, पार्टी की एक लाइन है, उसके अनुरूप काम किया जाता है। अब आपने देखा होगा जब योगी जी फर्स्ट टाइम मुख्यमंत्री बने थे तो सबसे पहले आते ही मुझे याद है 2017 में पहला चुनाव था, शायद 17 में हुआ था ना। हाँ 17 में हुआ था। तो जब योगी जी फर्स्ट टाइम मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले महाराणा प्रताप जयंती की छुट्टी जो है वो खत्म की थी। अब दोबारा से जब बने तो दोबारा से छुट्टी जो है घोषित कर दी। अब समाज क्या है, जब उन्होंने खत्म की तब तो कुछ बोला नहीं, और जब अब शुरू करी तो फिर मालाएं पहना रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि देखो भाई महाराणा प्रताप जयंती की छुट्टी घोषित कर दी। अरे भाई बंद भी तो 5 साल पहले उन्होंने की थी। तो ये देखना है हमें कि चाहे कोई हमारा सजातीय भाई हो, चाहे कोई हमारा सगा भाई हो, अगर वो हमारे लिए, समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है और वो ये मजबूरी बता रहा है कि भाई मुझे वो नहीं करने दे रहा, तो भाई तू तो कुर्सी पे बैठ के मजे ले रहा है, और जो बेचारे जो तेरी तरफ टकटकी लगा के बैठे हैं, आशा कर रहे हैं कुछ करे, उनके लिए तुम कुछ कर नहीं रहे हो और ये बोल रहे हो कि वो करने नहीं दे रहा। तो भाई तुम तो मजे लो, बढ़िया गाड़ियों में घूमो, बॉडीगार्ड लेके घूमो, करोड़ों अरबों रुपए अंटी कर लो, और जब दूसरे को कुछ फेवर करने की बात हो तो कह दो जी वो मेरे को पार्टी ने मना कर दिया। भाई पार्टी ने मना कर दिया तो तू मुख्यमंत्री की या मंत्री की कुर्सी पे क्यों मजे ले रहा? तू भी छोड़ कि भाई मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मैं तो अपना रिजाइन कर रहा हूँ। लास्ट सवाल, अंतिम सवाल, शेर सिंह राणा के लिए अगला लक्ष्य क्या है? देखिए ये तो ईश्वर ने जो मुझे लक्ष्य भी दिया है एक राजनीतिक दल की स्थापना का, मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा लक्ष्य है। असल में मैं आपको बता दूं, धरती पर कई प्रकार के कार्य लोग बाग करते हैं। इनमें जो सबसे डिफिकल्ट काम है और जो सबसे भाग्यशाली आदमी करने में सक्षम होते हैं वो है एक राजनीतिक झंडे का निर्माण करके उसको सत्ता में स्थापित करना। ये आज से नहीं है, ये जब से धरती बनी है ना, तो जिन लोगों को भी ईश्वर ने उतनी ताकत दी, भाग्य दिया, तो वो लोग सबसे बड़ा काम करने में सक्षम। क्योंकि क्या होता है, देखो जो राज्य स्थापित होता है उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि आप चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आप चाहे वैज्ञानिक हो, जो मर्जी आप हो, लेकिन हर चीज आपकी तो राजा के अंडर में ही है। तो जैसे आज लोकतंत्र में मान लीजिए समाजवादी पार्टी को बनाया मुलायम सिंह यादव जी ने, या काशीराम जी ने बसपा बनाई, या जो है ममता बनर्जी ने बनाई तृणमूल कांग्रेस। तो ये सब जो लोग हैं, आप ये देख लीजिए, मतलब मेरी नजर में मुलायम सिंह यादव जी समझ लीजिए जी के चंद्रगुप्त मौर्य हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जी ने एक झंडा बना के सत्ता स्थापित करी, तो सेम ऐसे ही जो है समाजवादी पार्टी का निर्माण मुलायम सिंह यादव जी ने किया। लोगों में अभी एक बड़ी छोटी सी बात समझ में नहीं आती। आपने हमेशा देखा होगा कि लोग जो है नेताओं पे आरोप लगाते रहते हैं कि भाई ये नेता कुछ करता नहीं है, इसको हमने सांसद बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, लेकिन उसकी मजबूरी है, वो अपनी पार्टी से बंधा हुआ है, जो उसकी पार्टी कहेगी वो वैसा करेगा। लेकिन जो मुलायम सिंह यादव जी थे, या कल को अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं, तो अखिलेश यादव जी को किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है।
वो जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा उत्तर प्रदेश में करेंगे, क्योंकि उनका अपना झंडा है। जबकि जो पूरे उत्तर प्रदेश के राजपूत समाज के लोग हैं, वो लोग किसी ना किसी पार्टी के एक तरीके से मजदूर हैं। चाहे कोई समाजवादी में मजदूरी कर रहा हो, कोई बसपा में कर रहा होगा, कोई लोकदल में कर रहा होगा, कोई बीजेपी में कर रहा होगा, कोई कांग्रेस में कर रहा होगा। तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा उस पार्टी में सेनापति तो बन सकते हैं, लेकिन राजा तो नहीं बन सकते। और सेनापति नौकरी करने वाला होता है। भाई राजा चाहे तो दूसरे को सेनापति बना दे। आज बीजेपी चाहे तो योगी जी को हटा के किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना दे, और ऐसा होगा भी कभी ना कभी। ऐसा तो है नहीं कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा मामला। लेकिन मुलायम सिंह जी के बाद अखिलेश यादव बनेंगे, अखिलेश जी के बाद जो है तो कोई उनके परिवार का बनेगा। इसको लोग गलत निगाह से भी देखते हैं, लेकिन जो हमारे यादव भाई हैं वो जानते हैं कि इसी से हमारा लाभ है। भाई क्या कारण है कि पूरे देश में, आप इसको बड़े क्वेश्चन है मेरा आपसे, उत्तर प्रदेश में हमारे यादव भाइयों की कितनी बड़ी संख्या है ना? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी संख्या है। वहां पे बीजेपी इतना बड़ा राजनीतिक दल है, बोलते हैं भाई विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। बीजेपी ने पूरे घोड़े खोल लिए, लेकिन आज तक बीजेपी अपने पार्टी के अंदर किसी यादव को नेता नहीं बना पाई। क्यों नहीं बना पाई? है कोई यादव नेता बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में जिसको नेता बोले? एमएलए तो हो सकता है, लेकिन जिसको नेता बोले, क्षेत्रीय स्तर पे बड़ा नेता जो कहा जाए, नहीं, जिसके कहने से यादव जो है 1000 वोट दे दें। बताइए क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यादव भाई हमारे बड़े समझदार हैं। उनको पता है कि अगर बीजेपी के कोई यादव नेता को हम वोट देंगे तो वो तो गुलाम है बीजेपी का, वो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर मुलायम सिंह जी का या समाजवादी पार्टी को हम वोट देंगे तो ये जैसे ही सत्ता में आएंगे तो ये हमारे लिए करेंगे। लेकिन जो बीजेपी का जो यादव, मान लीजिए अब मुख्यमंत्री भी बना दे, मान लीजिए अब इन्होंने दिखाने के लिए मोहन यादव जी को बना दिया है ना, जबकि मध्य प्रदेश में कोई यादव समाज की वोट ज्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश में कोई बंदा मिल नहीं रहा था तो उन्होंने मध्य प्रदेश में दिखाने के लिए बना दिया। लेकिन वो बेचारा कुछ कर तो नहीं सकते ना। तो इसलिए जो समाज बुद्धिमान है, जो चाहता है कि वो तरक्की करे, मुलायम सिंह जी ने अपने समाज को कम से कम भी 50 साल आगे कर दिया। आज पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी विभाग में आप जाएंगे, पुलिस विभाग में जाएंगे, तो उन्होंने हजारों लाखों की संख्या में वहां पे भर्ती कर दिया उन्होंने। अब इसको आप चाहे अच्छा मान लीजिए चाहे बुरा मान लीजिए, उन्होंने किया डंके की चोट पे। इधर हमारे जो जाट भाई हैं, जब वो सत्ता में आए उनकी भी अब पार्टियां हैं, या मराठाओं ने भी पार्टियां बनाई हुई है। तो मेरी नजर में सिर्फ राजपूत समाज ही ऐसा समाज है जो दूसरी पार्टियों में सिर्फ वहां पर चटाई बिछाने का काम कर रहा है। राजा बनने के रास्ते पर तभी जाया जा सकता है जब अपना झंडा लेकर चले, और 36 बिरादरी ऐसा चाहती है, क्योंकि न्याय करने में सक्षम है क्षत्रिय समाज। ऐसा नहीं करेंगे। अगर कल को राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी जो हमारी पार्टी है, अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो हम किसी का जो है हक नहीं छीनेंगे। हमारा मकसद है भाई हमारा मत छीनो। हमारा ये मकसद नहीं है कि हम आपका छीन लें। आपका जो है आप रखो, जितनी नौकरियां, योजना या जो चीज आपका अधिकार है वो आप लो, जो हमारा अधिकार है वो हम ले। तो ये इस लाइन पर हम चलते हैं। अभी आप देखिए, अभी राजपूत समाज की किस कैटेगरी में है। जैसे एक स्टेडियम होता है, तो स्टेडियम के अंदर खिलाड़ी होते हैं, उसके बाहर की पदरी में चीयर लीडर्स होते हैं, और उससे बाहर जो है दर्शक होते हैं। तो बड़ी संख्या में समाज जो है दर्शक के रूप में बैठा हुआ है। फिर कुछ संख्या में जो सामाजिक संगठन चलाते हैं, ये सेना, वो सेना, ये महासभा, ये महासभा, ये सब चीयर लीडर्स के रोल में काम कर रहे हैं। एक बार इसके लिए डांस करते हैं, इस बार इसको हरा देंगे, दूसरा कहेगा इस बार इसको जिता देंगे। अब पीछे जो है अखिलेश यादव जी के लिए, समाजवादी के लिए कहा कि भाई इनको जिताएंगे, बीजेपी को हरा देंगे। उत्तर प्रदेश में उसका काफी प्रभाव भी रहा।
लेकिन मैं उन सभी भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी ने आपकी मेहनत को क्या स्वीकार किया? अखिलेश यादव जी डंके की चोट पर रोज ये बोलते हैं कि हम पीडीए के दम पर जीतेंगे। आज इस मुद्दे पर बहुत बहस हो रही है। योगी जी कह रहे हैं भाई बटोगे तो कटोगे, और अखिलेश यादव ये बोल रहे हैं कि भाई पीडीए ने हमें जिताया, पीडीए हमें भविष्य में जिताएंगे, उपचुनाव में पीडीए एक साथ आके जिताएगा। तो पीडीए का फुल फॉर्म क्या है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो मैं स्वर्ण जाति के लोगों से ये जानना चाहता हूं कि आप लोग कितने मानसिक दिवालियापन पे हैं। उन सभी संगठनों से ये जानना चाहता हूं जिन्होंने अखिलेश यादव जी के लिए वोट कराई, कि वो तो खुलेआम कह रहा है कि तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। वो तो कह रहा है पीडीए से जिताएंगे। तो वो तो जो पीडीए में तो जो है स्वर्ण जाति, राजपूत, ब्राह्मण, वैसे ये तो कहीं गिनती में ही नहीं है। वो उनको वोट ही नहीं चाहिए आपकी, खुलेआम कह रहे हैं। और ये जो बार बार इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये जातियों में बांट रहे हैं, तो ये पीडीए का नारा क्या है? ये तो सबसे बड़ा जाति में बांटने का नारा है। आप कह रहे हैं भाई स्वर्णों को कुचल दो, हमें जरूरत नहीं है आपकी। और जो लोग वहां पर राजपूत लोग या ब्राह्मण लोग समाजवादी में काम कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप अखिलेश जी से पूछिए कि भाई हम कहाँ हैं पीडीए में। जनरल भी जोड़ देते हैं उसमें। आप तो खुलेआम कह रहे हो हमें आपकी जरूरत ही नहीं है, फिर आप किस मुंह से उस पार्टी में बैठे हुए हो, किस मुंह से आप वोट दे रहे हो उनको? तो ये लोगों का जीवन इसी में जा रहा है कि इस बार इसको हरा देंगे, इस बार जिता देंगे। अब वो जिन्होंने पिछली बार बीजेपी को हराने के काम किया, अब वो कह रहे हैं भाई आप इस बार तो सबक सिखा दिया। अरे भाई तुम खुद सबक सीख रहे हो। तुम अपनी चीज बनाओ, अपना झंडा बनाकर चलो। हो सकता है हार भी जाओ, लेकिन आपकी जो वोट की गिनती तो होगी। तुम्हारी कोई गिनती नहीं हो रही। कभी कह रहे हो इसको जिता दो, कभी कह रहे हो इसको हरा दो। पूरा जीवन जो है इसी में वेस्ट हो रहा है। तो अब जो है राजपा के झंडे तहत, आपके राष्ट्रीय जनलोक पार्टी के झंडे तहत आप क्षत्रियों को, पूरे समाज को एक करने के लिए मुहिम इसका, देखिए हम तो सभी 36 बिरादरी को साथ लेके चलते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा हमारा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ राजपूतों के लिए ही करना है। हमारा मकसद ये है कि ना राजपूत समाज का अधिकार किसी को छीनने देंगे, ना राजपूत किसी का अधिकार छीने, ऐसा भी हम नहीं करेंगे। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ राजपूत समाज को लेके चलना है। हमारा मकसद तो, बल्कि मेरी इच्छा तो ज्यादा ये थी, अभी राजपूत समाज से आप कहो कि भाई हम अपने मुस्लिम भाइयों को साथ लेते हैं, तो इनको जो है इनका राजपूत समाज का काम क्या है? ये सुबह 8 बजे उठेंगे, सबसे पहले अपने यादव भाइयों को गालियां देना शुरू करेंगे कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। फिर जो है 10 बजे गुजरों भाइयों को गालियां देंगे, तुमने इतिहास चोरी कर लिया, तुमने ऐसा कर लिया, तुमने वो कर लिया। उसके बाद जो है जाट भाइयों को 12 बजे गालियां देना शुरू करेंगे फेसबुक, सोशल मीडिया पे। फिर 2 बजे जो है मुसलमान भाइयों को गालियां देना शुरू करेंगे, तुम ऐसे हो, वो हो, और ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे। फिर जो है 4 बजे जो है वो दलित भाइयों को गालियां देना शुरू कर देंगे, उनसे लड़ाई झगड़ा सोशल मीडिया पर शुरू कर देंगे। फिर 6 बजे जो है अपना घुट्टी लगाई और फिर कहेंगे हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे हम। तो भाई जो हिंदू हैं, हिंदू की सभी जातियों से तो आपने लड़ाई कर रखी, तो किसके साथ हिंदू राष्ट्र बनाओगे भाई? दलित से आप लड़ाई करते हो, पिछड़े से आप लड़ाई करते हो, और फिर शाम को पौवा लगा के कहते हो कि जो है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि भाई यादव भाइयों से सीखो, दलित भाइयों से सीखो। यादव भाइयों ने अपने कंधे पर मुसलमान भाइयों को बैठाया, उनका इस्तेमाल करा और सारी वोट लेकर सारा जो योजना है अपने यादव भाइयों को बांट। दलित भाइयों ने भी जो है कंधे पर बैठाया मुसलमान वोटर को और सारी योजनाओं का लाभ दे दिया। तो हमारे तो जो मुस्लिम राजपूत है वो तो हमारा खून है, हमारा ब्लड है। 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी तो वो तो राम सिंह राणा था, है ना? तो शादाब राणा बनने से पहले राम सिंह राणा था। तो वो जब हमारे सहयोगी बनने के लिए तैयार हैं, भाई ना हम उनके रिलीजन में इंटरफेयर करें ना वो हमारे करें। हमारा दोनों का मकसद ये हो कि भाई हम दोनों मिलेंगे, सत्ता हासिल करेंगे और योजनाओं का लाभ खुद भी लेंगे
और 36 बिरादरी को भी देंगे। तो उनका भी अधिकार सुरक्षित होगा हमारे साथ, और हमें जो अधिकार है चाहिए वो हमें भी मिलेंगे। लेकिन क्या है कि हम जब बोलते हैं कि भाई मुसलमान भाइयों को साथ लेंगे, तो वो कहते हैं भाई शेर सिंह जी आप कैसी बात कर रहे हो, मुसलमान को हम कैसे ले सकते हैं। मैं कहूंगा कि दलित भाइयों को साथ लेंगे तो उनको इससे प्रॉब्लम है, गुजर भाइयों को साथ लेंगे इससे भी प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे प्रॉब्लम है इनको। तो ज्यादा इनके ऊपर विचार, जो इस तरह की नेगेटिव माइंडेड पर्सन्स हैं उनकी ज्यादा तो परवाह नहीं करते, क्योंकि हम तो मिशन वाले व्यक्ति हैं, चीजों को लेकर चल रहे हैं अपने अकॉर्डिंगली, जो हमें लगता है कि सही है। और एक दिन मुझे विश्वास है कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ता में आएगा, और तब देश देखेगा, सर्व समाज देखेगा कि कैसे हम देश की और उन सबके तरक्की के लिए काम करेंगे। चलिए सर, हम उम्मीद करते हैं कि आप जो सपना लेकर, जो ध्येय लेकर चल रहे हैं, वहां तक आप पहुंचे और हम लोग दोबारा से आपका एक बढ़िया इंटरव्यू लें। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बहुत बहुत आपका भी बहुत धन्यवाद। क्लियर है कि पेट राणा ने फूलन देवी को नहीं मारा, ये हत्या से तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन मैं उस दिन वहां मौजूद था। 15 फरवरी 2004 को बिहार से संजय गुप्ता के नाम से मैंने एक पासपोर्ट मेरा बना था, सफलता नहीं मिली और ISI के चक्रव्यूह में फंसने लगा। मैंने कहा भाई आप तो बम फुड़वाते हो, कहने लगे नहीं सबसे बम नहीं फुड़वाते